ये मंच की व्यवस्था आप लोगों को बनाना है। तो 5 बात है कार्यक्रम के बाद, क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफी लोग खड़े हुए संख्या में। सबसे पहले तो आप लोग प्रोटोकॉल को पालन करते हैं, अपने नाक को पास लगा के बंद करो। जिन लोगों के पास वो लोग उनका मोबाइल बैठे हो उनको पास लगा के बैठेगा। मैं मुख्य को बुलाऊं अपनी बात रखने के लिए। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एकदम इस वक्त सभी लोग अनुमय हो जाएंगे। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की। मेरे को 3 सवाल है आप लोगों से, जवाब चाहिए और जवाब सब लोग दीजिएगा। सन 2017 से लेकर के 2021 के बीच में ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर ब्रह्म समाज का सार्वभौम सम्मान खतरे में पड़ा है तो क्या ब्रह्म समाज उसको शांति से बर्दाश्त कर लेगा? अगर उसको बर्दाश्त नहीं करेगा तो क्या हम सब लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं? अगर बदला लेने के लिए तैयार है तो दोनों हाथ उठा लीजिए। बोलिए सतीश मिश्रा जिंदाबाद, बहन कुमारी भारती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आप सब लोगों को यहाँ पर संकल्प लेकर के जाना है, सौगंध लेकर के जाना है कि 2022 में इन आंदोलनकारियों को जिन्होंने दोनों समाज का अनादर किया है, अपमान किया है, उन पर अत्याचार किया, उनकी हत्याएं की है, जब तक उनको हम लोग करके किसी सीमा में हमें पहुंचा देते दोनों समाज का एक आदमी चैन से बैठने वाला नहीं है। इस संकल्प लेकर के आप लोगों को यहाँ जाना है। मैं आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके अगुवा, हम सबके प्रेरणा को जिन्होंने आज अपने उत्तर प्रदेश में ब्रह्म समाज को एक उम्मीद दिलाई है, मैं उनको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए बातचीत करें। थोड़ा हाथ नीचे कर लो भैया, एक फोटो पहले खींच लेंगे। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सबका गड़बड़ कर दूंगा, सबका कतई आ जाइए, पीछे आ यहाँ जाइए, पर उपस्थित जिसमें जन्मत रही है पीछे आ जाओ सभी भैया, आप लोग कीजिए। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी भैया रुक जाओ, यहाँ पर पीछे चले जाओ ना। मौजूद हमारे संत समाज के लोग जिन्होंने शुरू में आप सबका उन्होंने शंख बजा करके स्वागत करने का काम किया। श्री नकुल दुबे जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री जिनके पास कई मंत्रालय थे, श्री सर्वेश मिश्रा तथा उनके साथ मौजूद उनकी सभी पूरी टीम, श्री अभिनव शर्मा, श्री गौरव सागर, सत्यम मिश्रा जी, अश्विनी मिश्रा जी, चंद्रमोहन पांडे, श्री राहुल तिवारी, श्री ठाकुर मनमोहन सिंह, श्री विनोद कुमार शुक्ला, राजा परोना जी तथा यहाँ पर बहुत सारे इन सबके समर्थक और साथी लोग भी मौजूद हैं। भाइयों, आपको ये मालूम है कि आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोग ये गोष्ठी कर रहे हैं हर जिले में जाकर के, और इसको शुरू किया था हम लोगों ने 23 तारीख से 23 जुलाई में वो शुरू किया था अयोध्या जाकर के, और उसके बाद अनवरत हम लोग जिले दर जिले जा रहे हैं और हर जिले में जाकर के ये प्रबुद्ध सम्मेलन, प्रबुद्ध गोष्ठी करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि प्रबुद्ध समाज आज के परिवेश की जो स्थिति है, जिससे वो वैसे भली भांति जानता है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का कार्य भी क्या करना चाहिए, क्या जिम्मेदारी है जिसको निभाना चाहिए, उसको बताने के लिए हम आपके बीच में आए। और इसमें भी खास तौर से
ब्राह्मण समाज के लोगों से, जो कि जिनका की एक कर्तव्य है कि सब समाज को लेकर के साथ में चले और सब समाज के लोगों को सही रास्ते पे एक क्या रास्ता होना चाहिए, कैसे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ये बताने का कार्य भी उनका दायित्व है। आप देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों से जो शासन चल रहा है उसको हम शासन नहीं कह सकते, वो कुशासन चल रहा है। और 4.5 वर्ष में जिस कदर दलित समाज की बेटियां, उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज की बेटियां और बहुओं को किस तरह से और समूचे ब्राह्मण समाज को किस तरीके से आतंकित, भयभीत कराना, धमकाना और एनकाउंटर में मार गिराना, बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी कोई न्यायालय के जाए हुए सीधे एनकाउंटर करके और उनको मार के गिरा देना, ये कार्यक्रम पिछले 4.5 वर्षों से चल रहा है। और ये उसी प्रकार से इन लोगों के ऊपर हमला हो रहे हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दलित उत्पीड़न करती थी और जिस तरह से ब्राह्मण समाज को अपना पहला दुश्मन मानती थी, तो उसी प्रकार से आज की सरकार में भी चल रहा है। जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज का एक नौजवान लड़का नीरज मिश्रा, उसकी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किस तरह से उसका गला काट करके, सर काट करके धड़ से अलग कर दिया गया था, वो कोई भूला नहीं करना उसका जो मौका था, अखबारों मीडिया सब में दिखाया गया। समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया था 2007, और जब 2007 में किया था तो इसीलिए किया था क्योंकि इतना ज्यादा इनके आतंक से दुखी हो गए थे कि उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अब इनको सरकार से बाहर करने का काम करें। और आपको याद होगा 2007 के पहले भी हम आपके बीच में आए थे और पूरे उत्तर प्रदेश में गए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज से खास तौर से हमने जाकर के और इसी तरह की बड़ी बड़ी सभाओं में हमने बातचीत की। और ब्राह्मण समाज जो उस समय अपने को समझ रहा था कि हम शून्य हो गए, और राजनीतिक रूप से तो पूरी तरीके से शून्य हो गए, क्योंकि विधानसभा में तो सिर्फ 5 या 6 ब्राह्मण समाज के लोग बचे थे। उस समय हम उनके बीच में गए और हमने कहा कि इसके शून्य की पहुंचने के लिए जिम्मेदार आप स्वयं हो। और क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि आप आपस में बढ़ जाते हैं, आप एक साथ नहीं रहते, इकट्ठा नहीं रहते, आप बटे हुए हैं, उसका फायदा लोग उठाते हैं। अगर आप इकट्ठा हो जाए, एक साथ हो जाए, तो आपको अपनी शक्ति का ज्ञान होगा। और आपकी शक्ति छोटी मोटी नहीं है, आप तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से 13% है और वैसे तो 16.5% है। और अगर 16.5% या 13% ही ले लें तो उत्तर प्रदेश में जहां 25 करोड़ लोग रहते हैं, आप 3 करोड़ के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन फिर भी शून्य में है। और वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि आप बंटवारा किए, अपना बंटवारा पहले खत्म करिए, पहले एक होइए, एक साथ होइए और ये तय कर लीजिए कि हम ब्राह्मण समाज के लोग एक साथ इकट्ठे जाएंगे। तो जब आप 13% या 16% की हैसियत से इकट्ठा होंगे तो आपकी शक्ति को कोई भी नकार नहीं सकता और कोई भी उनको भूल नहीं सकता। लेकिन 13% और 16% से भी कुछ नहीं होगा। एक भी चुनाव की सीट आप जीत नहीं सकते, क्योंकि चुनाव जीता जाता है 30% के ऊपर से। तब हमने आपको से अनुरोध किया था ब्राह्मण समाज से कि अगर आपको सत्ता की चाबी चाहिए और सत्ता में भागीदारी चाहिए और अपना खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान वापस लाना है, तो आपको भाईचारा बनाना है। और भाईचारा बनाइए किसके साथ? हमारे दलित समाज के भाई बहनों के साथ में आप भाईचारा बनाइए। वो 23% है,
और 23% के साथ में पहले से ही पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, ये सब लोग पहले से जुड़े हुए। तो अगर आप 23% के साथ में जुड़ गए और भाईचारा बनाया तो 16 और 23 मिला करके तो अकेले ही आप 40 पहुंच जाएंगे और इतनी बड़ी संख्या हो जाएंगे कि हर सीट पर खाली होने लगेगी। लोगों ने हमारी बात मानी और हमारे इस अनुरोध को भी स्वीकार किया कि आपस में भी जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग 20 बिस्वा है, तुम 16 बिस्वा हो या 12 बिस्वा हो, हम कानपुर ब्राह्मण है, सनातन ब्राह्मण है, सर्वकुमारी ब्राह्मण है, त्यागी है, हम लोग इस तरह से अपने को करके वापस को बांट देते हैं। तो इसको भी खत्म करिए और अपने आप को सिर्फ ब्राह्मण के नाम से जानिए। जब ब्राह्मण के नाम से जानेंगे तो समूचा ब्राह्मण समूह इकट्ठा लोगों को नजर आएगा। और इससे नतीजा भी सामने आया कि जब 9 जून 2005 को लखनऊ के डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में हम लोगों ने सभा की, आखिरी सभा की पूरे उत्तर प्रदेश की करने के बाद, तो वहां बहन मायावती जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उस 5 लाख से ज्यादा लोग 48 डिग्री टेम्परेचर में भी वहां पर मौजूद थे ब्राह्मण समाज के लोग। आज आपने जिस तरह से शंख बजा करके हमारा स्वागत किया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उस दिन तो 11,000 ब्राह्मणों ने शंखनाद करके और बहन मायावती जी का स्वागत किया। उनको जब हमने गणेश जी की, भगवान गणेश की प्रतिमा दी थी, तो गणेश जी की प्रतिमा लेकर के वो माइक पर गई थी और उन्होंने जो अपने पहले शब्द कहे थे, कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि आज ब्राह्मण समाज की तैयारी देख करके हम अपनी पार्टी का नारा भी बदल देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस नारे को बदल करके उन्होंने एक नया नारा दिया, उन्होंने कहा जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उसके बाद तैयारी के हिसाब से उन्होंने हिस्सेदारी देने का काम भी किया। 1-2 नहीं, उन्होंने 40 सीटें जहां पिछली बार ब्राह्मण समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, उन्होंने 85 सीटों पर ब्राह्मण समाज के लोगों को उतारने का काम किया। और चूंकि भाईचारा हो गया था और मिल करके दोनों एक साथ भाईचारा बना के मजबूती दे दी थी, तो 45 लोग, जहां पहले हमारे 2 ब्राह्मण समाज के व्यक्ति खाली जीत करके आए थे, 45 लोग ब्राह्मण समाज के और जीत के आने का काम उस 2007 की संख्या में। और खाली ब्राह्मण समाज के ही नहीं, जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, वो भी 18 सीटों में जुड़े थे, लेकिन उनकी गिनती भी जब होती तो वो बढ़ा करके 62 की गिनती पर पहुंच गई, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने जो रिजर्व सीटें थी उसमें अपनी पूरी दमखम ताकत लगा करके उनको जिताने का काम किया। बहन मायावती जी ने उसे कहा था कि अगर आप हमारे साथ में आ गए, जैसा कि आगे दिख रहा है, तो हम भी जब अपनी सरकार बनाएंगे तो ब्राह्मण समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। और आपको याद होगा कि 2007 में जब सरकार बनी, तो 2007 सरकार बनने के अनुसार में जब पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 17 वर्ष बाद बनी ही, तो वो ब्राह्मण समाज ने जो समर्थन दिया था उसकी वजह से बन पाई। लेकिन बहन मायावती जी ने भी, हमने भी जो उम्मीदें की उससे बढ़ चढ़ करके उन्होंने ब्राह्मण समाज को उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने 1-2 नहीं, 15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को दिए और वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए। उसी में से नंदू बेली की एक है। उन्होंने 35 लोगों को चेयरमैन बना करके, वाइस चेयरमैन बना करके कैबिनेट का दर्जा देने का काम किया, जो लोग चुनाव नहीं लड़ पाए थे और हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को फिर उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना करके उनको उन्होंने कैबिनेट का दर्जा देने का काम किया। 15 लोगों को लगभग उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया ब्राह्मण समाज के, क्योंकि हर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाता। हर व्यक्ति अगर चुनाव होने लगेगा तो पूरे प्रदेश में हम लोग चुनाव कैसे लड़ाएंगे। लेकिन जो लोग जो हमारे साथ में जुड़े थे उसमें से 15 लोगों को उन्होंने
विधान परिषद में भेजने का काम किया। उसमें से भी हमारे साथ में सुबोध पराशर है, वो भी उसमें से एमएलसी चुन करके आए। नॉमिनेट हम लोगों ने बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, विधान परिषद के अध्यक्ष को भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बनाया। लगभग 5000 सरकारी वकील उन्होंने, चाहे महाधिवक्ता का पद हो, अतिरिक्त महाधिवक्ता का पद हो, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल का पद हो या अन्य सरकारी वकीलों का पद हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट से लेकर के जिला अदालतों में उन्होंने उनको सरकारी वकील बनाने का काम किया। और जो मानदेय मिलता था उसको 10 गुना बढ़ा करके सम्मानजनक मानदेय पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। उन्होंने आधा एमपी लोकसभा में भेजे, उन्होंने राज्यसभा में हमको अपनी पार्टी का लीडर बनाया। और अब तो आपको मालूम ही है कि लोकसभा में भी जहां हमारे 10 एमपी हैं इस समय, वहां पर भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के ही व्यक्ति को, रितेश पांडे को अपना पार्टी का नेता बना के रखा हुआ है, ब्राह्मण समाज को सम्मान देते हैं। ऐसे में हर तरफ जहां जहां पर भी था, ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान देने का काम किया, सब समाज को किया। ऐसा नहीं कि अकेले ब्राह्मण समाज को दे दिया, उन्होंने सभी समाज के लोगों को दिया, सभी धर्म के लोगों को दिया। लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने ब्राह्मण समाज को बढ़ चढ़ करके देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या किया? आपने तो उनको वोट दे दिया। और वोट क्यों दिया? आप पहले समाजवादी पार्टी चुन करके आई, उसने अपना फिर से दोबारा असली रूप दिखा दिया। उनका तो मुख्यमंत्री जी का खुद का अखबार में छप गया था बयान कि ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं करना है, इनका कोई काम नहीं करना। ब्राह्मण समाज की जितनी बेइज्जती हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, जितनी तौहीन हुई थी, कितना प्रताड़ित हुए थे, ये किसी से छिपा नहीं है। उनके वहां के खुद के मंत्री प्रतापगढ़ के राजा राम पांडे जी उनकी इतनी बेइज्जती की थी कि वो अपने घर पहुंचे और उनको इतना बड़ा सदमा लगा, क्योंकि वो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के, इतना बड़ा सदमा लगा कि उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु भी हो गई। उनको जब आपने हटाया तो क्या हुआ कि धोखे में आ गए, छलावे में आ गए और अपना वोट किसको दे दिया? जिसने आपसे झूठे वादे किए, जिसने आपसे कहा कि हम 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डलवाने का काम करेंगे। क्या किसी को 15 लाख के खाते मिले? आप ही बताइए, आप में से किसी को मिला हो तो आप बताना। किसी को नहीं मिला। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी को देना दूर रहा, उन्होंने इधर लगातार हर वर्ष में 2 करोड़ नौकरियां खत्म करने का काम किया। और जब नौजवानों ने आवाज उठाई और उनकी आवाज उठा करके हम लोगों ने पार्लियामेंट में बात की, हमने जब मंत्री से पूछा कि आपने इनके साथ छलावा क्यों किया, इन नौजवानों को वोट को दे दिया, उनको आशा की। और ये वो लोग हैं जो कि PhD है, पोस्ट डॉक्टरेट है और पढ़ करके टीचर है, सब पढ़ने के बाद नौकरी की तलाश में घूम रहे थे, इंजीनियर्स हैं। तो आप कहते हैं कि आप इनको नौकरी नहीं दे रहे तो क्या होगा? ये अपना खुद का रोजगार चला सकते हैं। कौन सा रोजगार चला सकते हैं? वो कहते हैं कि पकौड़े बेचे। इनसे कहिए कि ये पढ़े लिखे, ये अच्छे पकौड़े बेचेंगे। पकौड़ा बेचना में हम लोग बुरा नहीं मानते। हम लोग को ऐसे गरीबों के जो लोग सब काम करते हैं और जो अपना काम चलाते हैं, हम लोग पार्टी की उन्हीं के साथ 24 घंटे खड़े होते हैं। लेकिन ये छलावा है कि आप नौजवानों से कहें जो पढ़ लिख करके और डिग्री ले करके और जिनसे आपने वादा किया वोट देते समय कि हम आपको 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल देंगे, तो आप उनकी कभी नौकरी छीनने का काम करते हैं और उनको नौकरी न दे करके कहिए कि आप जाइए और आप ठेला लगाइए और पकौड़े बेचने का काम करिए। और नौकरी कैसे खत्म हो गई? क्योंकि उनकी जो सोच है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो खत्म कर दी गई। इस पूरे देश को उठा करके उन्होंने कुछ चुनिंदा जो बिजनेसमैन है उनके हाथों में देने का काम कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह 2 या 3 खाली बिजनेसमैन है जिनके हाथों पर अब पूरा का पूरा उन्होंने सौंपने का काम, इस देश को सौंपने का काम। उन्होंने सारी जितनी भी संपत्ति इस देश की
एक एक करके उसको उन्होंने बेचने का काम कर दिया। चाहे वो ऑयल कंपनी हो, ओएनजीसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयर इंडिया हवाई जहाज कंपनी हो, चाहे जितने भी प्राइवेट सेक्टर में, तो आपने इससे दे दिया सिविल कंपनियों को कि आप इंश्योरेंस कंपनी तक को भी बेच दिया, जहां हथियार बनाते हैं चेयर वगैरह, उसको भी कहा कि आप ले जाओ और इसको भी बेचे दे रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके वो जो हजारों करोड़ रुपया आपको चुनाव लड़ने के लिए देते हैं, तो उनके हाथों में आप सब चीजों को पकड़ाने का काम करती है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? इन्हीं जगहों पे, रेलवे में, कॉर्पोरेशन में, यही मतलब नौकरी मिलती थी लोगों को, नौकरी नहीं होती है, लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों में आज के रोज सबसे ज्यादा कम जो है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी समय में है पिछले 50 वर्षों में, तो आजकल आपको उन जो आपके चुनिंदा बिजनेसमैन थे, जो उन्होंने कहा कि ये सब तो मिल गया हमको, लेकिन अभी एक चीज बची है, और वो क्या बचा है? उन्होंने कहा कि हमको जमीन भी चाहिए। सब कुछ मिल गया, लेकिन जमीन भी हमारे नाम में करिए पूरे देश की, तो कैसे करेंगे? उन्होंने किसानों के लिए 3 कानून दे रहा है। 3 कानून किसानों के लिए ऐसे बनाए जो उनके आत्मदाह के बराबर के कानून है, उसमें ठेके में उनकी जमीन इन बिजनेसमैनों को दी जाएगी, और वो 1-2 साल रुपया लेने के बाद बंद कर देंगे, तो आप पूरे जीवन उनसे मुकदमा लड़ते रहिए, आप मुकदमा लड़ते रहिए, आपके हाथ से जमीन चली जाएगी। किसान आज समर्थों में घूम रहा है। आज वो पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट हम लोग रोज हमारी पार्टी वहां धरना प्रदर्शन कर रही है, और किसान लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 1 साल से, 500 से ज्यादा किसान लोग हैं अब तक, लेकिन ठंड में उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, मार रहे हैं, और कहते हैं कि नहीं ये कानून तो हम तुम्हारे ऊपर थोप के रहेंगे। वो कहते हैं कि कानून क्यों थोप रहा है? जब राज्यसभा के अंदर हमने ये प्रश्न किया ये कानून क्यों आप उनके ऊपर थोप रहे हैं, तो कहते हैं कि ये उनके हक में है, उनके हित में है, तो उनसे हमने पूछा अगर उनके हित में है ये कानून, और वो कहते हैं कि हमारे हित में नहीं है, तो आप उनकी बात मानिए, उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि जहां से पैसा मिल रहा है उन लोगों ने कहा है कि नहीं, हमको तो ये जमीन चाहिए, इसी कीमत में चाहिए, 500 बन रहे हैं, 1000 बन जाए, फर्क नहीं पड़ता, हमको तो ये जमीन लेना होगा। और इतना ही नहीं, इस तरीके से जब आपके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कानून व्यवस्था क्या है। आज कानून व्यवस्था वहां पहुंच गई है जहां पर हमारे घरों की महिलाएं सुरक्षित नहीं, हमारे घरों की महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती है, घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला का रेप हो रहा है। ये सरकारी आंकड़े हैं। कितने शर्म की बात है कि आप ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां की हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होगा, और ये कहते हैं कि लोकसभा के 150 करोड़ रुपया खाली खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, 300 महीने का इस बात का कि हम दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश। ऐसा ही नंबर 1 प्रदेश चाहिए जिसमें कि हर 2 घंटे में महिला का रेप होगा। ब्राह्मण समाज से कितनी हत्याएं हो गई, कितने लोगों का इनकाउंटर हो गया, कितने लोग मार दिए गए, सैकड़ों की संख्या में मर गए, तो कोई हिसाब किताब नहीं। और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। खुशी दुबे बताइए उसका क्या दोष था? 16.5 साल की लड़की, 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, उसकी शादी 29 जून को होती है, 29 जून को, और पहली जून को उसका पहला दिन था। 2 जून को बाजार हो जाती है, और 3 जून को आप उसको उठा देंगे अज्ञात जगह पर। पहले 1 हफ्ते अज्ञात जगह पर रखा, उसके कहाँ रखा, उसके साथ क्या किया, कुछ नहीं किसी को हिसाब किताब। 7 तारीख के बाद से आपने उसको जेल में दे दी, और जेल में उसको 3 महीने तक रखा। उसके बाद जब जुलाई बोर्ड ने कहा कि ये तो नाबालिग है,
ये तो 16.5 साल की है, इसको आप जेल में नहीं कर सकते, तो उसको आपने रिमांड होम में भेज दिया, 12 बंदी भेज दिया, और उसकी ये है कि वो जेल से बाहर न निकलने पाए, रिमांड होम से बाहर न निकलने पाए, पूरा शासन तंत्र लगा दिया इस काम के लिए, पूरी तैयारी, पूरा षड्यंत्र भी रच करके काम किया, यहाँ तक कि एक फर्जी रिपोर्ट भी लिखवा दी अधीक्षिका से, उस रिमांड होम की अधीक्षिका से, जब इनको लगा कि इनको बेल हो ही जाएगी और बेल हो ही जानी चाहिए, उसका तो कोई दोष भी नहीं था, तो उन्होंने कहा इसको कैसे रोका जाए, तो इस बेल को रोकने के लिए एक रिपोर्ट लिखवाई उससे, और उस रिपोर्ट में लिखा गया कि जो 47-48 लड़कियां दो कमरों में रहती हैं, 12 बंदी में रिमांड होम में, उसमें से एक खुशी दुबे की, और उस रिपोर्ट में लिखा गया कि 47 लड़कियों ने ये कहा है कि खुशी दुबे हमको धमकी देती है, कहती है कि अगर हमारी जेल हो गई और हम छूट गए तो हम बाहर निकल करके बहुत बड़े गुलाम अपराधी बन जाएंगे और हम सब लोगों को ठीक कर देंगे, उठा ले जाएंगे। बताइए, इस तरह की रिपोर्ट लिखवा करके और उसकी बेल खारिज करवाई, इस कदर नीचे गिरने की जरूरत पड़ गई इनको, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज की एक लड़की और एक बेटी, इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज की एक दूसरी महिला जो घर में काम कर रही थी, उसको उठा देने के लिए 5 दिन जेल में रखा है, और इंतजाम है कि दोनों लोग 20 साल तक जेल में रहे, 4 महीना जेल में रहे, और इसलिए इतनी दफाएं लगा दी है कि कभी छूटने न पाए, और महिला के साथ में उसका 3 साल का छोटा सा लड़का और 6 साल की उसकी लड़की, उसको भी जेल में ले गए और उसको भी जेल में बंद करा। बताइए इन लोगों का क्या दोष? आपने तो 16.5 साल के लड़के का हेलीकॉप्टर दौड़ा के 6 गोली मार के कर दिया, उस मामले में आपने कितने हेलीकॉप्टर लड़ा डाले? 50 से ज्यादा लोगों को जेल में ब्राह्मण समाज के आपने रखा हुआ है, जो वहां पर कहीं थे ही नहीं, 2 हेलीकॉप्टर लखनऊ में घर से उठा के ले जाके कर दिए, और सब जो एनकाउंटर करना है वो बस एक किस्सा किया, कहा उसी में ये सब शामिल थे, जो मुंबई और कलकत्ता में थे उस दिन उनको भी आपने उठा लिया, और एक तरीका बना दिया कि ब्राह्मण समाज के जितने भी मजदूर लोग हैं और उस कानपुर क्षेत्र में लड़के, चाहे वो फरुखाबाद हो, गन्नौज हो, हरदोई हो, लखनऊ हो और कानपुर हो, उन्नाव हो, इन सब की एक लिस्ट बना दी और अज्ञात के 100 नाम डाल दो, उस अज्ञात में एक एक करके जैसे जैसे पकड़ते रहो, उनको उठाते रहो, उनके नाम डालते रहो। इस कदर नफरत ब्राह्मण समाज के लोगों से, और क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको वोट देने का कारण, आपको जो इनके खुद के पदाधिकारी बड़े बड़े पदों में रहे, 4 महीने में रहे, अभी सांसद है राज्यसभा में दुबे जी, हरिद्वार दुबे जी आगरा से के रहने वाले सांसद हैं, उन्होंने तो खुद ही मीडिया के सामने, आप जब भी चाहिए फोन के हरिद्वार दुबे, और जब राज्यसभा का हमारा नॉमिनेशन था उनका बयान सुनिए, बयान दिया, कहते हैं कि ये ब्राह्मण ससुरे जाएंगे, मीडिया के लोगों ने उससे गलती से पूछ किया था कि ब्राह्मण पूरे प्रदेश का आपसे नाराज हो गया और बीजेपी से नाराज हो गया, तो क्या करेंगे आप? कहते हैं ब्राह्मण ससुरे जाएंगे कहाँ? इनकी तो मजबूरी है बीजेपी के साथ रहने की, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो भाई आपके साथ में रहेंगे? क्योंकि हम धर्म के ठेकेदार हैं, कहते हैं हम लोग धर्म के ठेकेदार हैं और धर्म के नाम पे वोट किसको देंगे? और इसीलिए इम्पोर्टेंट बोलने के लिए हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया, तो हमने अयोध्या से शुरू किया। हम अयोध्या में गए, जहाँ के नाम पे ये वोट देते हैं, और अयोध्या जाकर के जब हम घूमे तो हमने देखा कि वहां पर आपने क्या काम किया। 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने आपने कहा कि लगा दिए उसमें, लेकिन कौन सा काम किया आपने? आपने वहां पूरे अयोध्या में एक ठेला वाला भी काम नहीं किया। वही दिखाते रहते हैं घाट के किनारे, जब कोई बड़ा व्यक्ति चला जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, केंद्र का हो,
जो कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने घाट बनाए गए थे, उन्हीं घाट की रौनक दिखाते रहते हैं। शहर में कुछ भी नहीं किया तो आखिर कहां गया 20,000 करोड़ रुपए जो आपने लगा दिया हमने। और इतना ही नहीं, वो तो कहते हैं कि मंदिर बनाए, मंदिर के नाम उनको एहसास हो गया कि हम क्यों गए वहां पर, हमने क्यों दर्शन किया है। उन्होंने सवाल कर रखे पहले जैसे ही हमने मीडिया के माध्यम से भी सवाल कराए कि इनसे पूछिए कि इनका क्या लेना देना, ये अयोध्या क्यों आए और ये क्यों दर्शन कर रहे हैं। इसलिए उनको ये मैं बोल रहा था क्योंकि अयोध्या में इन्होंने लाखों करोड़ रुपए भगवान श्री राम लला के नाम से दिए और अभी से नहीं किए, सन 93 से देते जा रहे हैं। और आज तक इन्होंने ये नहीं खुलासा किया है कि कितने लाख करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठा हो गए 30 साल। इन्होंने तो विदेशों से भी रुपया लिया, डॉलर में लिया, मंदिर के नाम पे रुपया दे दो, लोगों ने दिल खोल करके देने का काम किया। लेकिन ये नहीं बताते हैं कितना रुपया मिला और वो रुपया का क्या करते जा रहे हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया और जमीन ट्रस्ट को मिली तो उसके बाद उन्होंने फिर से कहा हमारी जेबें खाली हैं और भगवान का मंदिर बनाना है और इसने झोला लेके पूरे प्रदेश में घर घर लोगों को पहुंचा दिया कि चंदा। और उसके बाद वो चंदा मांग करके भगवान के नाम पे 10,000 करोड़ के ऊपर तो ये खुद बताते हैं कि इनके पास जमा हो गया, लेकिन बाकी कितना हुआ ये किसी को नहीं। लेकिन इसलिए कहाँ गया ये 10,000 करोड़ का, और जो पहले दिया था वो कहाँ गया, इसका हिसाब तो हम मांगेंगे ही और हर व्यक्ति मांगेगा और ब्राह्मण समाज का हर व्यक्ति इससे मांगेगा कि उसकी आस्था जुड़ी हुई भगवान श्री राम से। हमको रोकने का काम कर रहे थे, हमने यही कहा हमको आप कैसे रोक सकते क्या क्यों रोक रहे हैं। मैं ब्राह्मण समाज में जन्मा हुआ हम लोगों के संस्कार बचपन से डाल दिए जाते हैं। बचपन से हम लोग संस्कार होते होते जिन्हें पहनाया जाता है तो तब तक होते होते 7 संस्कारों को जाते हैं और हम लोग उस दौरान में सभी चीजें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, लड़ाई की जाती है। भगवान श्री राम की स्तुति, हनुमान जी की हनुमान चालीसा, हनुमान जी की स्तुति, हम लोगों को दुर्गा की स्तुति, हम लोगों को भगवान श्री शंकर की स्तुति, ये सब लोगों को ब्राह्मण समाज में जब हम लोग सुनते हैं तो लोग बचपन से आते हैं और हम लोगों को बताया जाता है कि घर से निकलो पहले पूजा करो अपने घर में भगवान श्री राम सभी की और उसके बाद सबके घर से बाहर निकलो। वही लोग करते हैं, नृत्य करते हैं। तो अगर हम भगवान श्री राम लला के दर्शन करने चले गए तो आपको परेशानी होगी, क्या आप ठेकेदार हैं क्या? आपके ठेका दे रहे हैं, ब्राह्मण समाज के अन्य लोग नहीं जा सकते। आप अब खाली ब्राह्मण समाज के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और दूसरे लोग आकर के इन सारे मंदिरों में, सारे मठों में सब जाके उन्हीं का कब्जा हो जाएगा, वही लोग जा पाएंगे। शुरू कभी करेंगे इस गुरु पूर्णिमा से आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वही मालूम है तो मालूम हो जाएगा कि गुरु पूर्णिमा से जितने भी मंदिर है, जो बड़े मंदिर है उनको तो अखबार करने जा रहे हैं, उनको सरकार के हाथ कब्जे में लेकर के अपने वहां पर बैठा दी जाएंगे। लेकिन जहां जहां और मंदिर है वहां पर भी इन्होंने अपने अपने मठ से भेजे थे, मठ से लोगों को भेज दिया गया कि तुम जाओ गुरु चाचा बैठ कर और वहां पर बैठ करके धीरे धीरे वहां कब्जा कर लो और जो वहां के स्थापित लोग हैं उसको बाहर निकाल करके इन मंदिरों में उत्तर प्रदेश के अनुसार अपना कब्जा ले लो। अगर ऐसी नियम नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि संस्कृत के विद्यालय जहां वेद पढ़ाए जाते हैं, पुराण पढ़ाए जाते हैं, उनको बंद क्यों करवाते हैं? 1500 विद्यालयों में से संस्कृत के जो सरकारी विद्यालय है उसमें से 500 तो बंद हो चुके हैं और महाविद्यालयों में से आधे तो लोग हैं। और क्यों? क्योंकि कहते हैं पैसा नहीं देंगे। जब आप पैसा नहीं देंगे और किसी भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं करेंगे, अब वहां कोई अध्यापक नहीं बचा, सिर्फ ताला चाबी खोलने वाले बचे। जब वो बचे तो पढ़ाई कौन कराएगा? जब पढ़ाई कराने वाला नहीं होगा तो पढ़ने वाला भी नहीं होगा, और जब पढ़ने वाला नहीं होगा तो फिर ये वेद और अखबार और पुराण इनकी पढ़ाई कौन करेगा? तो आगे चल करके धीरे धीरे ये लोग भी मुक्त हो जाएंगे। अभी जो आप वही सब देख रहे हैं, धीरे धीरे आप
पढ़ने वाले नहीं। आपको जो ये चाहेंगे वो पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ेंगे आप। और इस तरीके से जो हमसे लोग मिले इलाहाबाद नगरी में आके इलाहाबाद का कार्यक्रम करने गए थे, उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र ये है कि इस प्रकार ये धीरे धीरे सनातन धर्म को ही खत्म करने वाले हैं। यहाँ से सनातन धर्म ही हो जाएगा, क्योंकि जब वेद पाठ खत्म हो जाएंगे, पुराण पाठ खत्म हो जाएंगे, तो सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो कि भगवान को सिर्फ वोट की चीज मानते हैं, और हम लोग वो हैं जो पूजा के लिए एक भगवान स्वरूप मानते हैं, तो वो वोट की पसंद नहीं मानते। आपको इन लोगों का असली चेहरा पहचानने की जरूरत है। आपको ये देखने की जरूरत है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, कौन सा मान सम्मान आपको किया, सिवाय प्रलोभन के, सिवाय छुट्टे वालों के। और अगर कुछ किया है तो खाली रोको, अगर ब्राह्मण का नाम है तो रोको और ठोको और गोली मारो। जिस तरीके से लखनऊ में गाड़ी में जा रहा था एटम कंपनी का तिवारी, और उसको रोका, उससे नाम पूछा, उसको गोली ठोक दी। जिस तरह से प्रतापगढ़ में 5 ब्राह्मण समाज के नौजवानों को चला के मार दिया, जिस तरीके से बुंदेलखंड में व्यापारी ब्राह्मण समाज का मजबूत था, उसको रोका और उसके बाद उसको मार दिया और कहा इससे तो आत्महत्या कर दी। और जब खुलासा हो गया कि इसने आत्महत्या नहीं की, इसको मारी नहीं गोली, तो जो अधिकारी था, वह अधिकारी था, उससे कहा कि तुम प्रदेश छोड़ दो और निकल जाओ, और तुमको बाद में मामला ठंडा हो जाएगा, तब बुला लेंगे। 1 साल हो गया, उनको कोई पूछने वाला नहीं कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, कहाँ छुपे हैं। सारा तंत्र जो है अब उसमें फेल हो गया, उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को जब ढूंढना होता है किसी को, तो 24 घंटे भी नहीं करते और उठवा लेते हैं, जहाँ कहेंगे वो तो उसमें शामिल नहीं हो, उसको भी उठवा करके और उसको घुमाने का काम करते हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आपको अगली बार अगर अपनी सरकार बनानी है, अपने हाथों में चाबी नहीं है सत्ता की, तो इनके इस झूठे बातों, झूठे दिखावे से आपको बचने की जरूरत है और बचाने की जरूरत है लोगों को, और डरने लगने की जरूरत नहीं है, और धमकाएंगे लोग तो उसमें धमकी में भी आने की जरूरत नहीं है कि जो एक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मुझे याद रखना चाहिए कि आप श्री भगवान श्री परशुराम की भी वंशज है, और वहां डरना और दबना नहीं सिखाया जाता। ऐसे में आप लोगों से हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपनी एकता को बनाते हुए इन सब बातों को अपने ही सीमित न रखें और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। ब्राह्मण समाज का दायित्व है कि वो सब समाज के साथ में मिले और अपने समाज में भी बताए, सब समाज को भी बातों को बताए। और बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, समाज को जोड़ने की, समाज को तोड़ने की नहीं। जैसे ये लोग तोड़ते हैं जाति, धर्म और उसके नाम जोड़ने का काम करते हैं, आप वो इन सब लोगों को लेकर के एक साथ चलने की आवश्यकता है। और उसको चलने के लिए आप लोगों को थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। अगर आप समय निकाल करके इन लोगों को ये बताने का काम नहीं करेंगे, उन लोगों को आगाह नहीं करेंगे, उन लोगों को एकजुट नहीं करेंगे, तो आगे वाली हम लोगों की नस्लें और आपके भी जो आने वाले लोग हैं वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे कि जब आपको मौका मिला था तो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरा आपसे अंतिम अनुरोध फिर से यही है कि अपनी ताकत को दिखाते हुए एक साथ एकजुट होकर के अपनी बात हमारे हाथ मजबूत करने का काम करिए। अगर आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे तो आपके हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे और हम सबको मिल करके पहले मायावती को एक बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने प्रदेश में कानून वाला कानून का राज स्थापित करना है और वो करने के लिए संकल्प लेकर के हमको यहाँ से जाना है। और ये संकल्प आप लेते हुए हम समझ लेंगे आपने संकल्प लिया कि अगर अपने दोनों हाथ उठा करके और आप ये हमको बता दें कि आप हमारे साथ इसमें हैं और अपना संकल्प लेकर के जा रहे हैं
कि अब की बार हम दोबारा कानून का राज बना करके और इन लोगों को सत्ता से बाहर करके बहन मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके सत्ता करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय